बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम। फाइनली मे बी आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद। या यस। आफ्टर द मंथ और मे एकदम। बी उससे काफी ज्यादा टाइम समय से लग गया, बट एक्चुअली यस, फाइनली यू आर हमारी बैक। डिस्कशन पहले हुई थी, फिर एक बार ऑफ हो गया था एंड देन वी अगेन डिसाइडेड कि हाँ ठीक यस। है यस। बट मैम डू इट खुशी है कि आप फाइनली आ गए हमारे चैनल पे, और मुझे आज लगता है आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, सेबी जो छाया हुआ है हर जगह, रूल्स रेगुलेशन। या और रिसेंटली जो न्यूज है, आपने देखा होगा पीआर सुंदर वाला न्यूज, राइट? यस यस यस, यस। अभी 2 दिन पहले तो तो मैम आया है आज वो। का जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द है, बट यस, हम आगे बढ़ने से पहले ये चाहते हैं कि आप प्लीज अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को, जिससे वो समझे कि आज हमारे गेस्ट कौन है, उनका प्रोफाइल क्या है। एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने बनाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको और हमारे दर्शकों को भी पसंद आने वाला। प्लीज मैम, स्टेज इज योर्स। So I thank you, Mukesh. So I'll just quickly introduce myself. I am Anjali Bansal. I'm a practicing company secretary. Over 8 years of experience now, working with SEBI and FEMA matters, working with startups. So yeah, I have got clients who are individual, non-individuals, and from different investment advisors बोलो आप RA बोल दो, तो basically मेरा focus is investment advisors and RAs, so जो भी SEBI से registration करवाने चाहते हैं वो है, प्लस फिर स्टार्टअप्स को आई हेल्प स्टार्टअप्स विद द एंटायर फंडिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो या इट्स बीन लाइक आई एम बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। तो अभी 8 years हो गया है स्टार्टिंग, आई स्टार्टेड माय करियर इन 2015। सो या pretty much that. I have a small son of 1 year old, so working mother as वाओ, well. ग्रेट ग्रेट, Yeah. वंडरफुल वंडरफुल। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टअप भी आप मदद करते हो, फिर आप कंपनी फॉर्मेशन भी आप देखते हो, IRRA, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, मैम कंपनी फॉर्मेशन करने का क्या सही तरीका है, और व्हाट आर द लाइक जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या जरूरी है? जैसे कभी कभी होता है ना मैम, हम कुछ अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, क्या सही तरीका है, क्या सही प्रोसेस है? अप्लाई करने से पहले हम चेक कर ले कंपनी नाम अवेलेबल है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, तो व्हाट आर द थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड? So see, company नाम ना select करने से पहले what we often miss is कि we give any random name and we apply. ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। सो इफ यू सी एमसीए के कंपनीज एक्ट में दे हैव स्पेसिफाइड कि आपको नेम कैसे सिलेक्ट करने हैं, व्हाट आर द डोंट्स, व्हाट आर द डूज, जो चेक्स एंड बैलेंसेस है। सो बिफोर यू डिसाइड एनी नेम यू शुड डू दी पब्लिक कंपनी सर्च। एमसीए के पोर्टल पे जाकर के आप कंपनी सर्च करोगे, यू विल गेट द वेदर वो नेम अवेलेबल है नहीं है। टू एन एक्सटेंडेड सर्च अगेन यू विल हैव टू चेक वेदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आपका जो नेम है वो आपकी एक्टिविटी से सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सो वंस दोस परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आर डिसाइडेड, देन यू गेट 2 नेम्स। आप 2 नाम सिलेक्ट करो, बिकॉज हम जब अप्लाई करते हैं नेम के लिए वी गेट एन ऑप्शन कि आपको मिनिमम 2 नाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप 2 नाम के साथ अप्लाई करो। मेक श्योर योर मेन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मतलब एंड द एक्टिविटी कोड दैट यू आर डिसाइडिंग टू आपका जो एक्टिविटी कोड है शुड रिलेट टू योर मेन ऑब्जेक्ट। देन आई थिंक कि आप नेम एप्लीकेशन डालते हो तो फिर वो अप्रूव हो जाती है। वंस द नेम इज अप्रूव देन यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 20 days की आपको फिर एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो ओके। वहां पर फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हैज टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस आपका मतलब होना चाहिए। डायरेक्टर्स का डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्लेस। DSC is again mandatory before you even start the process. You need to have digital signature sorted. So yeah, those are the things. ग्रेट ग्रेट। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि ट्रेडमार्क चेक करते हो, तो मैम मतलब कि पहले हम कंपनी नाम ढूंढ लें, उसे अप्लाई करें, और उसके बाद हम ट्रेडमार्क चेक करें? ऐसा नहीं हो सकता पहले हम ट्रेडमार्क नहीं चेक कर नहीं लें, वो नहीं, अप्लाई कर दें, और फिर तो हम पहले कंपनी अप्लाई ट्रेडमार्क, करें? सो लेट्स से नो नो नो, सो यहाँ पे क्या होता है, यू लेट्स से हैव डिसाइडेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड। यस। आपने नॉर्मल एमसीए पे सर्च किया, वो नेम अवेलेबल नहीं है। तब आपने तुरंत से ट्रेडमार्क पे भी डाल के देखा कि वो नाम से ट्रेडमार्क है कि नहीं है। अगर वो ट्रेडमार्क है तो आप ऐसे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपका आपका ये दो लेवल ऑफ चेक अगर हो जाता है, देन यू आर सॉर्टेड कि हाँ ये वाला नेम ना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ना ये कंपनी है, देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग अहेड विद द एप्लीकेशन ऑफ ओके। नेम अप्रूवल, नेम रिजर्वेशन जो हम बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क का सर्च जो है प्रिलिमिनरी कंपनी सर्च कर लो आप, देन यू डू द ट्रेडमार्क सर्च, देन यू अप्लाई फॉर द नेम रिजर्वेशन। दैट विल मेक योर लाइफ इजी। ओके ओके ओके। और मैम ये कंपनी के साथ मैम एक लोगो वाला भी कोई चक्कर होता है ना, लोगो ट्रेडमार्क रिजर्व करने वाला, वो क्या होता या है मैम? तो कंपनी अभी अभी थोड़ा सा क्या है कि ट्रेंड चल रहा है कि एवरीबडी वांट्स टू मेक देयर ओन ब्रांड। ओके। ठीक है, तो वो जो आप लोगो बना लेते हो
ठीक है, वंस आपका कंपनी रजिस्टर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कंपनी फॉर्म हो जाती है, देन यू अप्लाई विद टू द ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट टू गेट योर लोगो रजिस्टर्ड इन योर कंपनीज नेम. ओके. तो वो पोस्ट फैक्टो है. वंस योर कंपनी इज incorporated, you started your operations, then you go for the trademark registration, which ideally is suggested if you want to make a brand. ओके, ग्रेट ग्रेट. और मैम ये पूरे प्रोसेस के दौरान मैम हमें कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है? सी पहले ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन नियरली 7 to 10 days में बहुत आराम से हो जाता था. लेकिन अभी सिंस द पोर्टल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वर्जन 2 to वर्जन 3 एंड वी आर लिटरली फेसिंग लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस विद फाइलिंग द फॉर्म्स एंड गेटिंग इट अप्रूव्ड, स्पेशली विद द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स. तो यहाँ पर वी आर थिंकिंग नियरली इट्स टेकिंग अराउंड 20 days अप्रॉक्स टू गेट द कंपनी फॉर्म्ड. 20 दिन अभी आराम से लग रहे हैं. होपफुली फ्यूचर में वापस से अभी क्योंकि आप कहीं भी कभी भी पोर्टल को अगर आप शिफ्ट करते हो, वर्जन शिफ्ट करते हो, वहां पे खुद के अलग चैलेंजेस होते हैं. सो वंस अभी थोड़े टाइम के बाद में मुझे लगता है कि वंस ऑल द ग्लिचेस आर रिजॉल्व, ऑल द बग्स आर रिजॉल्व, तो वापस से आई थिंक इट शुड कम डाउन टू मे बी 3-4 days or 5 days. बट वी कैन जस्ट होप दैट थिंग. ओके. और अभी तो हम खाली मतलब प्रॉब्लम ही है, मतलब अभी तो काफी डिले चल रही है हमारे में यस यस. कंपनी और मैम एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन. मैंने आपका ट्विटर प्रोफाइल जब मैंने चेक किया था, आई हैव सीन फ्यू ऑफ द लाइक ट्वीट्स जहां पे आप बोल रहे हो यार हम रीट्वीट कर रहे हैं, हम हमारा टिकट एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है. वो इंस्टेंस क्या था मैम? तो अभी क्या होके रखा है वर्जन 3 पे, जो सीआरसी पे व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू फाइल एनी फॉर्म और एनीथिंग, तो हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर लिटरली गेटिंग स्टक बिकॉज वो पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है. सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट टू सीआरसी, व्हेन वी रेज द टिकट, वी डोंट गेट रेजोल्यूशंस. एंड व्हाट हैपेंस इनएडवर्टेंटली कि वो कुछ भी हमको रिस्पॉन्स दे करके मैटर को क्लोज कर रहे हैं. Okay. नाउ द प्रॉब्लम इज कि क्लाइंट वो चीज नहीं समझेगा. क्लाइंट को अपना काम चाहिए, राइट? आफ्टर अ पॉइंट क्लाइंट विल नॉट बी रेडी टू कोऑपरेट विद अस इवन. तो व्हाट हैपेंस कि हमने ट्विटर पे डाला है बिकॉज वी थॉट कि चलो ट्विटर एक अलग मोड है, वहां पे भी डालते हैं, वहां पर थोड़ा सा और एंगेजमेंट ऑफ द पीपल, द ट्रैफिक इज प्रीटी हाई ओवर देयर. तो वहां पर देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कि नहीं प्लीज रिजॉल्व दिस फॉर अस एंड ऑल. तो हुआ भी है एक दो इंस्टेंसेस में बिकॉज ऑफ इट कि हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हुए भी हैं, कुछ एक टाइम में नहीं भी हुए हैं. इट्स जस्ट वी आर जस्ट लिटरली अभी स्ट्रगलिंग फेज में विद द एंटायर वर्जन 3 पोर्टल. तो ट्विटर, हाँ ट्विटर एक बहुत मतलब है ना, लिटरली गेट की अब भी कुछ हो नहीं रहा है, चलो ट्वीट करते हैं हम, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिलेगा हमको, और कुछ नहीं तो. ग्रेट ग्रेट. सो आई कैन से कि Yeah. ट्विटर हमारा होप है, राइट? होप है, एग्जैक्टली है, बिकॉज उसी के कारण, ट्विटर का फ्लो के कारण, इफ यू सी सुचेता दलाल ऑल्सो काइंड ऑफ जम्प्ड इनटू द एंटायर सिचुएशन. तो उसके कारण ऑल्सो हमने मतलब वी पर्सनली फील कि वहां पर थोड़ा सा एमसीए में एक थोड़ा सा हसल हुआ है टू जस्ट गेट थिंग्स सॉर्टेड फॉर अस. बट अगेन अभी दिल्ली दूर है. Hopefully we get some resolution with the MCA portal very soon. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है. तो मैम चलिए अब मैम, अब मेरे जो सवाल होंगे ना मैम, वो कुछ आईआर से रिलेटेड होंगे, आरएस से होंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चुनौती है, क्या गाइडलाइंस है, तो इसके बेसिस पर मैंने कुछ सवाल बनाए डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल. तो शुरुआत करते हैं एक एक करके, और होपफुली आई Yes. नो कि आप जवाब के साथ भी आप रेडी हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला सवाल आपके लिए, what are the key regulations and guidelines that research analysts must adhere to as per SEBI? So see, if you मतलब regulations पे जब हम if मैं अगर आर्य रेगुलेशन की बात करती हूँ, there are few important things जो सेबी बोल के रखी है and वो आपको करनी है. One is disclosures. ठीक है. तो सेबी ने अपने रेगुलेशन पे, somebody reads the regulation very closely, the thing is that कि disclosures is must. आप अगर रिसर्च रिपोर्ट इशू कर रहे हो, सेबी ने क्लियरली बताया है कि यू विल हैव टू डिस्क्लोज अबाउट योर बिजनेस, about the business activities, about the conflicts that you are, if there is any holding position that you are trading, अगर आप कोई स्टॉक रेकमेंड कर रहे हो, आपका कोई होल्डिंग पोजीशन है कि नहीं है उसमें. So these are the disciplinary history that there, if आपकी कोई past dispute है, disciplinary history है, that also has to be disclosed. आपका, apart from the research activity, are you involved in other activities as well? That also has to be disclosed. You will have to write a brief profile about your partners, about your, directors or whomsoever. About the research analyst, वो है लिखना चाहिए आपको. So these are the basic things जो disclosures is must. Second comes the restrictions जो हमारे रेगुलेशन पे मेंशन है कि आप अगर रिसर्च रिपोर्ट इशू कर रहे हो,
आपको 30 days prior to the issue of research report and 5 days after the issue of research report, you are not allowed to trade on those stocks, whatever you are recommending. Okay. So this is very, very important where I see कि people, they don't take this thing very seriously. तो हम जब ईयर ऑडिट करते हैं ना, ईयर एंड ऑडिट जब करते हैं, तब हम उनसे उनकी पर्सनल हिस्ट्री मांगते हैं कि आप पर्सनल ट्रेडिंग हिस्ट्री दो, तब वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं Okay. बिकॉज वो दे डिडंट सी दैट कमिंग. बट वो हमको चेक करना होता है कि आपने जो स्टॉक्स रेकमेंड किया है और आपने जो पर्सनल हिस्ट्री ट्रेडिंग की है विल हैव टू काइंड ऑफ डू द मैचिंग की वो ट्रेड का डेट और मतलब जो आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो वेदर इट्स फॉलिंग विद दैट एम्बिट और नॉट. तो Okay. वो एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट थिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट इज कि आप वेबसाइट पे क्या डिस्प्ले कर रहे हो. इफ यू आर हैविंग अ वेबसाइट, you will have to have your name properly written, what is registered with SEBI. नॉट लाइक कि आपका सपोज मेरा सपोज अंजलि बंसल है और मैं अपना ही कोई एक अलग ब्रांड का नेम से अपना वेबसाइट चला रही हूँ विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी. दैट शुड नॉट हैपन. आपका जो भी सेबी पे रजिस्टर्ड नेम है द वेबसाइट शुड हैव दैट. योर सेबी रजिस्ट्रेशन शुड बी देयर. ऑल द अभी बहुत ही रिसेंट एक सर्क्यूलर आया था एडिशनल डिस्क्लोजर्स लेकर के आईएएस और आरएस में कि you'll have to display the investor charter, investor grievances, everything in the portal itself. Agar if you don't have, let's say somebody don't have a portal, you will have to kind of email it to the clients. Okay. But it has to be communicated any which ways. वो आपको communicate करनी पड़ेगी to the client. ठीक है. तो these are the few things which is there guidelines पे. आरए का guideline उतना vast नहीं है if I compare it with आईए, but then yeah, these are the important things. Then client communication is very important. Everything that you are doing has to be communicated to the client, and every document that you are sharing with the client has to have clearly mentioned कि आपका you are a SEBI registered research analyst, this is your SEBI registration number. Again, the disclosure becomes very mandatory then. Okay. So that is very, very important, that जो RA regulation के ambit पे आता है. Again, when you are giving the research report, there are few things that is, like defined. कि if you are, let's say, writing something in your research report, the source should be reliable. आप कहीं से कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते हो. So these are the few things which you really need to be very careful when you are actually working as a research analyst. Okay. तो मैम मुझे आप डिफरेंस बताइए कि रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आईए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? I will explain you that this in a very layman language, Mukesh, so that everybody understands, not in a very technical term. First, I'll explain investment advisor. ठीक है, with an example. Let's say investment advisor का काम क्या है? To if somebody comes to you and say that fine, I have got certain money, I want to kind of invest in the stock market. Okay, what you would do is as an investment advisor, you will be doing my risk profiling. Okay. You will be seeing my risk appetite. Okay, be it whether I'm aggressive, whether I'm conservative, whether I'm moderate, whatever is my profile, you would be advising me stocks on the basis of that. Let's say मैं बहुत aggressive हूँ, तो you would be giving me more of an equity. Maybe if I am less, if I'm conservative, extremely conservative, you would be giving more of a debt, which is much more secure. Okay. So what happens? This is what basically, if I talk about in the layman term, investment advisor का काम बहुत हो जाता है from a client's perspective. You would be doing this risk profiling of the client before advising him the stocks. Okay. Now coming to the research analyst front, what happens? Ki you are not really dealing with the clients directly or finding out their risk appetite. What you are doing, you are doing a research on the company's stock. आप कंपनी के स्टॉक्स को पढ़ रहे हो, आप कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो और आप एक रिपोर्ट बना रहे हो कि हाँ आपके हिसाब से ये कंपनी का अभी स्टेटस ये है. बी ये टेक्निकल, यू कैन डू टेक्निकल एनालिसिस, यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दोस कंपनीज. एंड देन व्हाट हैपेंस कि आप उसके बाद में जब ये सारा बनाने के बाद एक रिपोर्ट जो बनाते हो, ठीक है, एंड देन यू गिव योर रिकमेंडेशंस. हियर द डिफरेंस इज यू आर नॉट एडवाइजिंग, यू आर नॉट टेलिंग द क्लाइंट कि आप ये खरीद लो. आप रेकमेंड कर रहे हो कि आपके हिसाब से ये जो कंपनी का स्टॉक है इसका बाय प्राइस ये होना चाहिए, सेल प्राइस ये होना चाहिए. नाउ द बॉल इज, आपने वो रिसर्च रिपोर्ट लेके क्लाइंट को दे दिया. नाउ द बॉल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द कोर्ट, लाइक कि आपको क्लाइंट को डिसाइड करना है, जिसने भी आपकी सर्विसेज अवेल करके रखी है, कि उसको वो पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है. Here you are recommending, you are not advising. You're actually from the company's front, basically. If you see कि आप कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो, क्लाइंट को कुछ नहीं कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में अदर साइड हो जाता है कि यू आर सीइंग क्लाइंट्स प्रोफाइल बिफोर एडवाइजिंग हिम द स्टॉक्स.
ओके। So this is a bare minimum difference, between, it's a very thin line of difference, but if you see on a very close depth में जाकर के, there's a huge difference between the both. ओके, सो अगर कंक्लूजन मैं दूं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को राइट है, वो किसी को एडवाइस कर सकता है, बट बिफोर दैट ही हैज टू डू अ रिस्क प्रोफाइलिंग व्हिच इज मैंडेटरी फॉर एवरी Profiling, क्लाइंट। yes, which is mandatory. यस, It is mandatory for एंड every रिसर्च client. You एनालिस्ट have है to get वो into किसी an को agreement एडवाइस with नहीं them. कर सकते, बट यस दे कैन वो No. रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हैं विद सर्टेन प्रूफ्स कि हाँ भाई उन्होंने क्या स्टडी किया क्या नहीं किया है, और वो बोल सकते Yes. हैं भाई मुझे ये बढ़िया लग रहा है, ये रिकमेंड कर रहा है, हाँ, राइट? ये recommend कर रहा है, ये advise नहीं कर एडवाइस सकता. नहीं करा, बट यस, बट मैम Right. अगर आज के डेट में देखें तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो रिकमेंड भी नहीं करते, एडवाइस भी नहीं देते, वो सब चीज बताते और बोलते भैया ये तो एजुकेशनल पर्पस है, मैंने तो कहा था एजुकेशन लो। सो सेबी इसको लेके क्या करेगा? और आपने रिसेंटली एक See, एक्टिविटी देखा है SEBI, पीआर सुंदर के ऊपर भी, वी कैन टॉक अबाउट हाँ, इट। तो ये अभी बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हो कि मार्केट में चल के रखा है कि which उसको टर्म भी कर दिया है फिनफ्लुएंसर. अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है इन्फ्लुएंसर का. एंड राइट, दैट इज द थिंग कि वो लोग एजुकेशन पर्पस को दिखा करके दे आर डूइंग एवरीथिंग. I will not be able to tell much about it, but then I will tell one thing कि you should, whomsoever is doing this should refrain, because अभी अगर PR सुंदर के साथ हुआ है, who is a very famous guy, it can happen to you also. Sooner or later, SEBI will come back chasing to you. Also, I feel personally, मेरा personal view ये है कि SEBI जो इतने restrictions ला रही है आई के ऊपर में, अभी जैसे आप देख रहे हो advertisement code वगैरह जो आया है, ठीक है, तो this is somewhat I think कि will actually give a lot of filter to SEBI to decide कि कौन activities कैसी कर रही है. मतलब if let's say influencers है वो अगर advertisement कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाएगा. दिस इज माई पर्सनल व्यू. आई फील दैट, अभी मुझे पता नहीं वो आगे कैसा होगा, बट मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि ये फिल्टर अगर हो जाएगा ना, तो फिर मे बी सेबी वुड बी एबल टू मोर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि कौन अनरजिस्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो या मैम कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कुछ ऐसे एडवाइजर हैं जो पैसे लेते हैं, ठीक है, तो मैम सेबी तो उन पे एक्ट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री के एडवाइस देते हैं कि भैया एजुकेशन पर्पस है, ये मेरा स्टडी है, ये चार्ट मेरा ये बोल रहा है, तो क्या क्या सेबी उस पे भी एक्ट लेगा, जो फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो सिर्फ पेड सर्विस दे रहे हैं उन पे लेगा? नहीं, सो सेबी का ना फ्री का और मतलब चार्जेबल सर्विसेज का नहीं है. सेबी को कंसर्न है कि आप अनरजिस्टर्ड सर्विसेज दे रहे हो. आप लेट्स से कुछ एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, आप पैसे चार्ज नहीं कर रहे हो, अगर वो जाकर के उस सर्विसेज से कुछ उसको नुकसान होता है, तब तो फिर सेबी ऑफ कोर्स, बिकॉज सेबी इज वेरी इन्वेस्टर सेंसिटिव बॉडी. वो इन्वेस्टर्स को लेके बहुत सेंसिटिव है. तो वो आप अगर फ्री सर्विसेज दे रहे हो, आप चार्ज करके सर्विसेज दे रहे हो, आप एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हो, अगर वो कहीं ना कहीं ये एम्बिट पे आता है कि आपके एजुकेशन सर्विस भी अगर उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रही है, तो विच मीन्स कि आप उनको इनडायरेक्टली एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो. ओके ओके, ग्रेट तो विच इज काइंड ऑफ वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड. ग्रेट तो ग्रेट। सूनर और लेटर, अभी एक दिन में तो ये फिल्टर रिफॉर्मेशन आएगा नहीं, बट सूनर और लेटर लेटर सेबी विल बेसिकली आई फील कि they will come chasing for this unregistered ग्रेट people ग्रेट ग्रेट, for sure. बट मैम कहीं ना कहीं कुछ लोग इतने तेज हैं कि वो कोई भी वीडियो चालू से पहले ना पहले ही चिपका देते हैं। डिस्क्लेमर्स डाल देते यस, हैं. अब क्या करेगा सेबी? भैया इसने तो वो भी बोल दिया। सी सेबी का ना मतलब वन थिंग विच आई पर्सनली फील इज दैट कि सेबी को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सेबी हैज डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन टू फिल्टर इट आउट. और अगर आपके पीछे सेबी एक बार लग गई, अभी आप अगर पीआर सुंदर वाला एग्जांपल ले लेते हो, वो बंदा बहुत मतलब हाईली इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, एंड ही इज क्वाइट फेमस, बट स्टिल सेबी के रडार पे अगर आ गया तो सेबी फाउंड आउट अ वे टू गेट बैक टू हिम, राइट. तो दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस विल हैपन. मतलब नो मैटर हाउ मच स्मार्ट द अदर पर्सन इज, दैट डजंट रियली मैटर. अगर वो एक सेबी के रडार पे आ गया है यस, तो फिर सेबी विल टेक एक्शंस फॉर श्योर. मतलब रडार से बचना है और कोई तरीका नहीं अगर आप एक बार रडार में आ जाते हैं, राइट? यस, सेबी के रडार में अगर आ जाते हो तो कोई कोई तरीका नहीं है. वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्चुअली ये ढूंढ ही होना लेगा। भी चाहिए. यस, एंड एक्चुअली बिकॉज सी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि फिर जो इतनी मेहनत करके लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है, उनको वो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और फिर कोई बंदा आकर के जो अनरजिस्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो मेजर चंक ऑफ क्लाइंट लेके चला जा रहा है, तो विच इज नॉट इवन राइट. तो मतलब आई फील कि नहीं, सेबी का ये स्टेप अगर है
to kind of be very very strict with the scrutiny part, and that is important also. बट मैम थ्रू आउट अगर मैं कंक्लूजन ये लूं, भैया जरूरी नहीं है कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो भी हर वक्त सही हो अपने सजेशन या एडवाइस को लेके। तो एट द एंड जो कस्टमर है उसको पढ़ाई करना, नॉलेज लेना जरूरी है, किसी भी स्टॉक या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ब्लंटली नहीं ना Absolutely, जाए, राइट? absolutely, 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 मुकेश। से हम अगर मतलब टीचर के पास में भी जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, जो भी जाते हैं, हम अपना पढ़ाई तो थोड़ा करके ही जाएंगे ना। यस। हमको वरना पता ही नहीं होगा कि सामने वाले बंदे से पूछना क्या है। आप मुझे कुछ भी पढ़ा के चल जाओगे, मुझे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप जो बोलोगे वो तो मैं लेमन के जैसे मान लूंगी ना, लेकिन मैंने खुद की अगर पढ़ाई करके थोड़ी सी रखी है तो आई विल बी एबल टू आस्क यू काउंटर क्वेश्चंस, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडुकेशन मतलब होता है ना कि आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी नॉलेजेबल इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ग्रेट ग्रेट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल मैम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट आर द सम कॉमन mistakes or pitfalls that research analysts should avoid to ensure compliance with SEBI regulations? तो सी कॉमन प्रॉब्लम दैट आई विल से, वहां पे मेरे को ना 2 मेजर प्रॉब्लम लगते हैं मुकेश, ठीक है। वन इज गेटिंग रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। तो हमारा जो रेगुलेशन है वहां पर सपोज अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट की बात करूं तो डिफाइंड है कि रिसर्च एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि देयर आर सर्टेन एरियाज विच इज अ ग्रे एरिया, वहां पर मतलब सेबी ने कहीं पर उसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है, परमिट भी नहीं किया है। नाउ व्हाट हैपन कि पीपल टेक एडवांटेज कि नहीं ये सेबी ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो वो परमिटेड है, एंड दे डू दैट एक्टिविटी। और फिर सेबी उनके रडार पे अगेन लाइक आई बी यूजिंग द वर्ड रडार अ लॉट। तो रडार में अगर आ जाता है तो फिर इट बिकम्स कि नहीं सेबी ने ये अलाउ नहीं किया था एंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड। So what happens here कि अभी जैसे if you take a very common example of stolen assets case जो हुआ था, they were providing model portfolios, ठीक है। तो if you see the definition वहां पर model portfolio allowed भी नहीं है, restricted भी नहीं है। So what happens कि अभी इसने model portfolio देना start किया and then SEBI had told कि no you are not allowed to give model portfolios and फिर उसके ऊपर penalty लग गई। So that is the problem. One is कि you should not think कि अगर सेबी ने रेगुलेशन पे कोई चीज को ऐसा मेंशन कर दिया है कि आपका मतलब हाउ डू आई पुट इट कि हाँ अगर सेबी ने ऐसा मेंशन कर दिया है कि ये परमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये जो भी है, यू एक्ट अपॉन इट। सेबी ने स्पेसिफिकली अगर जो चीज बोला है कि डेफिनेशन पे आप सिर्फ इतना कर सकते हो, एंश्योर कि आप सिर्फ उतना ही करो। आप उसके आगे पीछे अगर सभी सपोज अगर कोई ग्रे एरिया है, यू शुड ऑलवेज एंश्योर कि वो रेस्ट्रिक्टेड ही है, अदरवाइज सेबी उसको परमिट ही कर देगी। तो दैट इज वन प्रॉब्लम विच आई फील कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इज कि पीपल दे डोंट सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप रेगुलेशन पढ़ोगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ जाता है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट देन व्हाट मेजर प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन इज कि यू डोंट सीक प्रोफेशनल हेल्प, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन व्हेन यू आर अप्लाइंग टू सेबी, ठीक है। यू मे रीड द रेगुलेशन बट देन देयर आर प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग ऑन इट डे इन एंड डे आउट, उनको रेगुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा पता होगा कि सेबी प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। Okay, so one is the registration part where seeking professional help is very important. After the registration, also the entire compliance setup part. Because जो रेगुलेशन है वो काफी वास्ट है, काफी ब्रॉड है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पूरा ईयर ऑन पूरा ईयरली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गेट द ऑडिट डन। So you need to take professionals help who can guide you throughout the process. आप अभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में you don't take professional help and then what happens कि सेबी का जब नोटिस आता है तब आप यहाँ भागते हो वहां भागते हो कि भाई मुझे कैसे भी बचा दो। उससे बेटर है you take a professional help, that will make your life very easy. ग्रेट। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। एंड आरए के लिए स्पेसिफिकली क्या है कि रेगुलेशन पे आपको ये बताया गया है कि आपको ऑडिट करना है विद इन 6 मंथ, ठीक है, बट इफ यू सी कि ये नहीं बताया कि आपको रिपोर्टिंग करनी है कहीं पर। तो आरए के केस पे तो मैं इतना देखती हूँ ये प्रॉब्लम की जैसे कि अरे सेबी ने बताया तो है ही नहीं ना हमको कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, तो व्हाई डू वी इवन गेट द ऑडिट डन? जब सेबी आएगा तब देखेंगे। यस, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। They don't take it People seriously. should actually know.
they don't until and unless जैसे अभी आईए के केस में बताया कि you have to do the reporting, तो वो मतलब जैसे भी करके मार्च और सितंबर के पहले वो रजिस्टर वो ऑडिट करवा लेते हैं। लेकिन आईए आरए के केस पे they don't take it seriously क्योंकि उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी है आगे, तो वो लेट बैक एटीट्यूड पे चलता है पूरी कहानी उनकी। ग्रेट, वंडरफुल तो दैट वंडरफुल इज देयर। वंडरफुल मैम, बहुत ही बढ़िया। अब मैम मेरे दो सवाल है। सबसे पहला सवाल, मैम रिसर्च एनालिस्ट अप्लाई करना है, तो मैम जैसे मान लो कि आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया है, मैंने मास्टर इन फिजिक्स किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ आरए लाइसेंस के लिए, या फिर उसके लिए मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी है? बिकॉज दैट इज द मेन कंसर्न। सी आरए का ना टू लेग ऑफ एलिजिबिलिटी है अगर आप देखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से आप बीएससी ग्रेजुएट हो, then in that case you will have to have 5 years of experience in the securities market and with financial products or whatsoever. Okay. Okay. And if you say ki you don't have 5 years of experience, then you have to have PG qualification. Okay. Be it financial management, business management, whatsoever. But then आपको वहां पर टू लेवल ऑफ क्राइटेरिया चलता है आपका। अगर आपका पीजी क्वालिफिकेशन है, यू माइट नॉट हैव 5 years of experience, बट इफ यू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री with any field, उसमें वहां पे फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है, with any field, then you have to have 5 years of experience. In ISM तो हमारा है वो, तो any which ways उनको लेना ही पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। In ISM की सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। ग्रेट, बट अगर मैं कहूँ मैम, तो मैंने दुनिया छान लिया और इसका सही जवाब आपने मुझे दिया, एंड आई रियली लाइक इट। मैंने पूछा, बहुत सबने बोला ट्राई कर ले यार, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने बोला आई नो ट्राई करने पे नहीं होगा, बट एटलीस्ट सही आंसर तो मिलेगा। ट्राई इज नॉट द राइट आंसर, सही ट्राई लॉजिक इज तो दो नॉट द यार। राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। चलिए मैम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ कैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इफेक्टिवली नेविगेट एंड डूज एंड डोंट्स आउटलाइंड बाय सेबी? सी इसका ना बहुत ही एक सिंपल सा आंसर है, रेगुलेशन को पढ़ना, ठीक है, एंड डूज को एक जॉट डाउन कर लो, डोंट्स को एक जॉट डाउन कर लो, बाइफर्केटेड। ओके, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे आपका सपोज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का केस पे क्या होता है कि व्हेन यू आर एक्चुअली ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, starting from ki when you are starting speaking with any client, you need to do the recording of the recording can be in any which ways. You have to record whatever advice, preliminary discussion that you are doing, whatsoever it is, ठीक है। So that is very important. Then comes कि आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना है, आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, KYC करना है। So these are too many things. Now what happens that कि if you don't have something, एक चेकलिस्ट जैसा अगर आपने नहीं बनाया है, आपका जो स्टेप्स है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको ये कहा गया है कि आप केवाईसी पहले करो, ठीक है, आप रिस्क प्रोफाइलिंग करो, आप लाइक उनके अग्रीमेंट में यू नीड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट बिफोर दैट, उससे पहले आप फी डिसाइड करो। आपका अगर आपके पास एक रेडी चेकलिस्ट या कुछ नहीं है, what happens, you will not follow the process. Okay. कुछ ना कुछ स्टेप मिस हो जाएगा। So those will be कि for investment advisor specifically कि आप एक चेकलिस्ट बनाओ to basically client को onboard करने के लिए आपको क्या क्या चेक्स देखना है। Whenever you are onboarding a client, keep that checklist in front of you. Okay. So आपका inadvertently you will be complying with all the part of it. Don'ts again would be कि whatever is restricted, जैसे कि आपको रेफरल फी रेस्ट्रिक्टेड है, कमीशंस लेना है रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। सो दोज आर द थिंग्स कि मतलब आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज नहीं दे सकते हो टू योर आईए क्लाइंट्स। तो जो रेस्ट्रिक्टेड है, मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को बोलती हूँ जो भी रेस्ट्रिक्टेड है उसका एक पूरा प्रिंट निकाल के अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, so that whenever you are seeing it should कि हाँ मुझे ये सर्विसेज नहीं देनी है, because it's human brain, right, कि वो कभी इतना रेगुलेशन इतना वास्ट है कि it's not possible to have everything in your head all the time. That's true. Yeah, so it is very important कि you just bifurcate, segregate both of it and ensure कि you are maintaining it differently, properly. Oh, great. When I talk about do's and don'ts, yeah. और वेल मैम ऐसा हमें सिखाया भी गया है कि यार नॉर्मली जो सही लोग होते हैं ना, वो स्टिकर ही चिपका लेते हैं लैपटॉप के सामने। आप देखोगे ऑफिस में भी बहुत जरूरी है कि यार बहुत अगर जितना जरूरी है देखोगे मुकेश, उतना याद रहेगा आपको, क्योंकि नहीं तो बाकी सब आपके आउट ऑफ याद माइंड रहेगा, बाहर चला जाएगा। yes. बिकॉज रेगुलेशन इतना बड़ा है, उसको थोड़ी ना कोई याद कर सकता है, वो याद नहीं कर सकता रेगुलेशन को। ट्रू, वेरी ट्रू। तो दैट इज अ बेस्ट वे एक्चुअली।
ग्रेट ग्रेट। मैं मेरे बिजनेस सेटअप सर्विसेज पे यही करती हूँ कि क्लाइंट को मैं चेकलिस्ट ही बना के देती हूँ कि आपको ये चेकलिस्ट जब भी आप क्लाइंट को वो करे हो ये सामने खोल लेना, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपके कंप्लायंसेस मतलब जो भी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ग्रेट। तो दैट बिकम्स वेरी इजी या। यस, तो मैं एक तरह से मैम ये बोल सकता हूँ कि मैम आर या आई का जॉब हलवा नहीं है, राइट? उनको बहुत नो नो, चीजें इट फॉलो इज नॉट। करनी पड़ती है। बहुत 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 बहुत। अभी एक्चुअली में मतलब ये सेबी ने जो रेस्ट्रिक्शंस लाने स्टार्ट किए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ जो भी कंप्लायंसेस लाने स्टार्ट किए हैं उसके बाद में यस उनका लाइफ थोड़ा सा टफ हो गया है। बट देन अगेन वो अगर डे वन से उसको कंप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेट। लास्ट मोमेंट पे जब भागते यस। हैं ना ऑडिट के आगे, तब प्रॉब्लम होती है। अब आप हो ना, आप मदद करना। एक्चुअली में होता है ऐसा मेरे पास, मतलब सितंबर इज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज सितंबर में आईएएस आरए सब आ जाते हैं कि मैम ऑडिट करना है। कुछ कुछ फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। ऑडिट करना इज ओके बट प्रॉब्लम्स लेके आना, उसका रेजोल्यूशन करना इन सो मच स्मॉल टाइम फ्रेम बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी। बट ग्रेट देन या। ग्रेट। तो मैम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए मैम एक्स्ट्रा चार्ज करते हो या वो उसी में इंक्लूड हो जाता है? सी मैं थोड़ा सा क्लाइंट रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करती हूँ। तो या इट डिपेंड्स कि अगर मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं तो उनके तो आधे काम फ्री में ही करवा लेते हैं। ठीक है, फ्री बोलूंगी तो बिकॉज सी बट देन अगेन वो जो सर्विसेज के लिए फिर जब मैं पैसे कोट करती हूँ तो दे डोंट रियली लिटरली बार्गेन विद मी कि ठीक है अंजलि आप बोल रहे हो कर दो, बिकॉज दे सी द एफर्ट। तो यस। क्लाइंट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े बहुत काम अगर रहते, सपोज कोई नया भी आया है तो थोड़े बहुत काम अगर वैसे रहते हैं तो आई डू इट वैसे ही। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मेरा अगर बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, देन आई चार्ज सेपरेट समथिंग वेरी नॉमिनल फॉर द एक्स्ट्रा सर्विस। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। अदरवाइज नो। ग्रेट 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 ग्रेट। नहीं मैम, इसका मैं बोल सकता हूँ यार, अभी हम लाइव हैं। डेफिनेटली आपने भी जो मुझे कंसल्ट किया, इवन दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपकी सही गाइडेंस से सही चीज मुझे थैंक सही यू। नॉलेज मिल गया। ग्रेट वंडरफुल। थैंक यू। वंडरफुल। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। मैम अगला सवाल आपके लिए, what are some recent updates or changes in SEBI regulation that research analysts and investment advisors should be aware of? Advertisement code. 1 2 words for it. Advertisement code. Okay. So yeah. So SEBI ने अभी मतलब April end में they had brought this advertisement code for IAs and RAs, and उसके बाद में अभी पूरा इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा एक वेव चल गया है. All my clients are literally calling up and saying कि ये क्या हो गया. Okay, so so basically if you see the definition, what is advertisement? The definition itself says anything that has the power to influence the decision of the investor is advertisement. ठीक है, forms of communication, जितना भी possible चीजें हैं under the sky is covered under the forms of communication, and last पे line लिखा है anything whatsoever. ठीक है, तो विच मीन्स कि आपका एडवर्टीजमेंट जो भी वे में, जहां पर अगर सेबी को ये लगता है कि आप डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी किसी इन्वेस्टर का या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का, दैट इज एडवर्टीजमेंट, यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर आईएस। फॉर अप्रूवल मीन्स अप्रूवल की बात अगर मैं कर रही हूँ तो स्पेसिफिकली फॉर आईए। आरए के केस में अप्रूवल की बात नहीं आई है, वहां पर डूज एंड डोंट्स बता दिया है। जैसे कि यू कांट पुट मिसलीडिंग टेस्टिमोनियल्स, जैसे हम होते हैं कह रहे तो मेरा दोस्त है तू मुझे एक अच्छा सा कुछ लिख के दे दे मैं पोस्ट कर दूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, द सोर्स हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। आप अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस को एडवर्टीजमेंट पे नहीं डाल सकते हो। ठीक है, देन द वर्ड्स लाइक आई एम द नंबर वन, द बेस्ट एडवाइजरी सर्विसेज, द बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट नहीं यूज कर सकते हो। आप सेबी का लोगो नहीं डाल सकते हो, वो भी एक रेस्ट्रिक्टेड चीज में डाल दिया है। तो yes, so these are the things you need to be very very careful, specifically for IAs RAs both. RA के केस पे सेबी का अप्रूवल नहीं है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आरए की लाइफ और टफ हो जाती है कि उनको खुद से एनालिसिस करना है कि वो जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं वो एम्बिट में आता है कि नहीं आता है। आईए के केस पे वो थोड़ा सा लिवरेज है कि वो तो सेबी को दे दिया ना, सेबी विल हैव टू, अभी सेबी को डिसाइड करना है कि मैं जो पोस्ट करूंगा वो सही है कि नहीं है। बट आरए के केस पे वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग उनके लिए है। इफ आई टॉक अबाउट आईए का दूसरे तरीके से चैलेंज है कि वो कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट को पोस्ट कर रहे हैं दे हैव टू गेट BASL's अप्रूवल फर्स्ट। So now the time frame becomes very very challenging here.
बिकॉज आप अगर सपोज सेबी को आप ये दे रहे हो, आप अपना यू आर जस्ट सेइंग कि फाइन दिस इज द एडवर्टाइजमेंट दैट आई वांट टू पोस्ट, and now it's not only you, there are n number of applications that they are going to get every day. हम्म How fast BASL is going to give the approval becomes very very important, ओके because हर एक advertisement का एक time frame होता है, after ट्रू that it becomes useless even if यस you post it. हम्म So let's see, I'm not very sure कि how that permutation combination would work. हम्म ये So मैम आपने that is very very यस ये आपने सही बोला, एट अ टाइम इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होगी तो कैसे ट्रैक करिए, ये सबसे बड़ा yes. चैलेंज है। यस यस वेरी यस यस एंड BASL अगर अप्रूवल देती भी है तो वो 180 डेज के लिए वैलिड है, दैट इज ओके। लेकिन आपका अगर सपोज कोई एडवर्टीजमेंट, सपोज अगर कोई आपको एडवर्टीजमेंट देना है which जो आपका बहुत ही पीक पीरियड है और वो विद इन 15-20 डेज आपका आपका यस अपलोड होना चाहिए, मतलब यस एडवर्टाइज होना चाहिए, तभी उसको अप्रूवल देने में 2 महीने अगर लगा देती है तो फिर वो आपका सारा वैल्यू जो है वो खत्म हो वेस्ट हो जाएगा। जाएगा, मतलब एफर्ट वेस्ट हो यस जाएगा। यस यस यस, सो लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर हाउ दिस थिंग वुड वर्क, बट देन एंड ऑफ कोर्स सेबी ने कुछ चार्जेस भी डाले हैं फॉर एडवर्टीजमेंट, तो या ओके ग्रेट मैम। तो मैम अभी आपने एक कुछ लाइंस यूज किए थे कि वी कैन नॉट पोस्ट, लाइक हम पोस्ट नहीं कर सकते, हम प्रोवोक नहीं कर सकते, दैट शुड बी द राइट वर्ड। एट द एंड मैम आइए को क्या चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए। तो आज के डेट में ट्विटर पे अगर मैं जाऊं तो मैं देखूं करोड़ों लोग, लाखों लोग ये छपाई मार रहे हैं, इतने पैसे छाप रहे हैं, वो ये चिपका रहे हैं, ये चिपका रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो प्रवोक कर रहे हैं, वो बैकएंड में जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आगे पीएनएल पोस्ट कर रहे हैं। इज इट द राइट वे? सेबी आपको लगता है कि ये भी तो एक तरह का प्रवोक है मैम, तो सेबी एक्शन ले सकता है या फिर नहीं? तो एडवर्टीजमेंट कोड का जो डोंट्स देखोगे ना आप, ये ऐसे ही लोगों के लिए है। ओके हाँ, अभी ये जो रेगुलेशन है ये एप्लीकेबल 1 मई से हुआ है, जो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट कोड आया है। तो आप देखोगे कि अभी ग्रेजुअली जिन्होंने चेंज कर दिया वो सब हटा दे, क्योंकि सिर्फ 1 मई के पहले का है तो वो सेबी कुछ नहीं कर सकता, वो है 1 मई के बाद में। यू विल हैव टू सी कि वो 1 मई के बाद में भी अगर वो कंटिन्यू हो रहा है क्या। अगर वो हो रहा है तो फिर सेबी someday or the other will be coming back with a scrutiny or with a show cause notice कि how could you, it means it means कि आप वो रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, यस वो आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस का फिर वो करेगी स्क्रूटनी। यस यस दैट इज क्योंकि मैम एट द ये होता है ना मैम कि वो पोस्ट करते हैं कहीं ना कहीं मैम, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लोग आते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, दे चार्ज लाइक, अगर मैम मान लो कि एक बंदा अगर 3,000 भी रुपए लेता है, 5,000 भी लेता है पर बंदा, और उसके पास अगर मान लो 10,000 बंदा है, उसका क्या जा रहा है? वो एडवाइस कर रहा है, लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। सो ग्रेट मैम। सो मैम सेबी इस पे कुछ ना कुछ सोच रहा है, राइट? उसने ऑलरेडी क्या सेबी की, यस यस यस, वो हम देख नहीं पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट इन दैट बॉडी, बट देन सेबी व्हाट विद ऑल दिस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन इज सेबी इज वेरी वेरी इन्वेस्टर सेंसिटिव बॉडी। यस वो इन्वेस्टर्स के अगर कहीं पर राइट्स है, इन्वेस्टर को अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिकली द रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज बड़े इन्वेस्टर्स को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनका नुकसान हो गया तो, बट छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा हिट हो जाती है उनको अगर समथिंग गोज रॉन्ग। तो सेबी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट देम इफ यू सी। ओके ग्रेट ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई एग्जांपल दे आप जिसपे मैम लाइसेंस ही रिजेक्ट हो गया हो, चाहे वो आरए हो चाहे वो आईए हो। सी लाइसेंस रिजेक्ट ऐसे मतलब अपफ्रंट नहीं होता, वो लोग डिबार्ड हो जाते हैं फ्रॉम द मार्केट टू काइंड ऑफ डू द प्रैक्टिस और एनीथिंग। तो वेरी फेमस केस विच आई टेल की आईए रेगुलेशन पे रिफॉर्मेशन लाने वाला केस है। सो कैपिटल विया, आई थिंक एवरीबडी नोज कैपिटल विया का केस। तो वहां पर हाँ, तो वो रेगुलेशन के कारण, बिकॉज दे वर अटरली नॉन कंप्लायंट, बेसिकली आप देखो तो वो रेगुलेशन कुछ कंप्लाई ही नहीं कर रहे थे, आई रेगुलेशन जो हमारा पहले 2018 के पहले जो आया था वो। एंड प्लस क्या है कि दे वर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट काइंड ऑफ फीस टू द क्लाइंट्स। तो उस केस में भी सेबी ने उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, बट सेबी ने उनको मतलब कुछ पेनल्टी अमाउंट डाली थी, आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट, बट देन मतलब हाँ, उनको सेबी ने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग मतलब मार्केट से कंप्लीटली वो कर दिया था कि यू कांट डू सिक्योरिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज।
ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैम, ऐसे है। हाँ। मैम एक सवाल है मैम, सपोज करो कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट? प्लस हम्म। मेरे पास लाइसेंस भी है सेबी का। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता हूँ कि जाइए बाय कीजिए, और मैं अच्छी क्वांटिटी में यहाँ बाय करके पंप एंड डंप कर देता हूँ। सेबी को पता चल हम्म। जाता है, तो हम्म। अब वो मेरा लाइसेंस ले लेगा, या फिर वो मुझे बंद करेगा कुछ सालों के लिए? और कितने पेनल्टी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, या फिर कितने अमाउंट पे, क्या उसके ऊपर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेशन का ना सेबी कैसे कैलकुलेट करके वो आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन से आपने कितना मार्केट से कितने लोगों से एडवाइजरी फीस ली है, आपने कितने का सर्विसेज प्रोवाइड किया है, कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वॉल्व थी, ठीक है। सो उसके बेसिस पे सेबी पेनल्टी डालती है आपके ऊपर में। हम्म। एट टाइम्स मैंने ऐसा ऐसा सिचुएशंस भी देखा है, स्पेसिफिकली विद अनरजिस्टर्ड पीपल, कि क्या होता है, सेबी सेज कि नहीं, आपने जो भी एडवाइजरी फीस ली है वो सारे रिफंड करो, ओके। ठीक है। या सारे जितने लोग हैं, मतलब मेरे पास एक जन का आया भी था, उनकी ये क्वेरी थी कि उनको सेबी से शो कॉज नोटिस आई है, नाउ सेबी वांट्स टू आस्किंग देम टू रिफंड ऑल द मनी टू हम्म। फ्रॉम whomsoever they have प्रोवाइडेड द सर्विसेज। सेकंड इज कि सेबी को इतनी पेनल्टी डालनी है, मतलब सेबी ने खुद से भी उनको पेनल्टी डाली है, आई थिंक 4 और 5 लाख की पेनल्टी डाली थी सेबी ने उनको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज देयर कि ही वाज रेस्ट्रिक्टेड टू बी इन द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 3 years। ओके। सो सेबी के जो डिपेंडिंग कि हाउ सीवियर योर मैटर इज, हाउ सीवियर नॉन कंप्लायंट यू आर, सेबी विल डिसाइड द पेनल्टी। और वैसा कि हो सकता है किसी का थोड़ा सा लेस सिग्निफिकेंट है तो उसको 6 महीने के लिए बोला कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज मार्केट पे नहीं डील कर सकते हो हम्म। सिक्योरिटीज में। डिपेंड सेबी का खुद का ये है कि हाउ दे डिसाइड ऑन द पेनल्टी अमाउंट, और हाउ बेसिकली आई फील दैट इट्स ओनली ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस। ओके, मतलब जैसा केस रहेगा वैसा पेनल्टी लगेगा, राइट? यस। यस। लेकिन यस। लगेगा जरूर अगर पकड़े गए तो। लगेगा। आप अगर सेबी के रडार पे आ रहे हो तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कुछ ना कुछ तो लगेगा। यस। तो वरना तो सेबी आपके पास केस, आपके ऊपर केस करेगी ही नहीं ना, वो थोड़ी ना इतनी वेली बैठी है। यस जो यस फ्री फंड का आएगी, फ्री फंड का तो आएगी नहीं, वो मतलब बोलते देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कुछ ना, हाँ, कुछ ना कुछ तो करके ही रखा होगा आपने, जो यस। सेबी आपके पास आ रही है। यस यस, वेरी ट्रू। चलिए मैम, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। What role does technology play in ensuring compliance with SEBI regulations for research analyst and investment advisor? See, technology जो, if you see technology is important, digitalization is important। हमारा अगर देखो तो 2006-7 की अगर हम बात करें, इट वाज अ प्री डिजिटल एरा, सब कुछ ऑफलाइन हो रहा था, ठीक है। तो मेंटेनिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपको अगर सपोज अगर मैं ये बोलूँ कि सेबी की वेबसाइट ही नहीं होती, रेगुलर अपडेट्स जो आ रहे वुड हैव रीच टू यू इन अ लेटर, मतलब बहुत देरी Hmm. से पहुंचता है या जो भी पहुंचता है, तो टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ इफ यू सी कि हमको जस्ट मतलब ना सेबी कोई रेगुलेशन पास करता है या फिर कोई सर्कुलर पास करता है, आधे घंटे में हमारे पास हो जाती है, मिल जाती है, Yes. ठीक है। देन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्सो, कि वो पहले हमको फिजिकली सबमिट करनी पड़ती थी या जो भी फिजिकली होता था, Hmm. नाउ इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन, On. इट्स देयर इज अ पोर्टल, यू अपलोड एवरीथिंग, ठीक है। सारी कम्युनिकेशन डिजिटलाइज हो चुकी है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, इफ एट ऑल अगर सेबी को लगता है कि नहीं आपको डॉक्यूमेंट मुझे फिजिकली भेजो, यू कैन, देयर इज एन ऑप्शन टू सेंड इट थ्रू Hmm. कुरियर, Hmm. बट देन उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। सो पोर्टल में सब कुछ हो जाता है, यू जस्ट हैव टू स्कैन एंड गिव द डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज कि आपका पेपर वर्क जो है, पेपर वर्क एंड ऑल हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इफ यू Hmm. टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, Great. कि Great. आपकी सारी चीज ऑनलाइन है, आपको कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। या ग्रेट। बस दिक्कत है कि कहीं कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं बिना मतलब के, फिर हमें रीअप्लाई करना पड़ता है, राइट? बिना मतलब का रिजेक्ट नहीं होता मुकेश। अगर आप मतलब मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होते हैं मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि वो ना सिर्फ दो चीज देख लेते हैं, हाँ कि मेरा अगर एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, एजुकेशन मैच हो रहा है, चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, हम्म। ठीक है। और इन सर्टेन सिचुएशंस आई हैव सीन कि वो पर्सन ये खोल के भी नहीं देखता है कि सपोज आपने एमबीए किया है, अभी उसको ये भी देखना है, राइट, कि वो एमबीए मार्केटिंग में किया है कि फाइनेंस में फाइनेंस में किया क्या? है या सेल्स में किया है, हम्म। राइट।
So the person, if somebody who has done a post graduation and in marketing and वो जाके सेबी के पास एप्लीकेशन डालेगा, वो 100% रिजेक्ट हो रिजेक्ट होगा. जाएगा. हाँ. तो दैट इज द रीजन आई से राइट कि प्रोफेशनल हेल्प बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप ट्रू. रेगुलेशन पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल उस पर डे इन एंड डे आउट काम कर रहे हैं. उसके अलावा बहुत सारी अदर चीजें होती है जो पहले अगर कोई प्रॉपरली एनालिसिस करके एप्लीकेशन डाले तो वो 100% रिजेक्ट नहीं हो. मैं ये बोल सकता हूँ तो 100 में से रिजेक्शन के 1% हो सकता है, बट 99% आपका सही जाएगा, राइट? यस यस यस. और आप खुद से मतलब एक एनालिसिस करके अगर डालते हो ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, पहले अगर आप प्री डिसाइडेड हो. जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि सी आपके पास अगर ये इशू है सेबी जरूर आपके पास ये वाला प्रॉब्लम लेके आएगी. इसका कोई सोल्यूशन है तो आप बता दो, अगर नहीं है तो एप्लीकेशन मत डालो. ओके. ठीक है. तो फिर क्या हो जाता. हाँ. तो फिर मतलब सपोज अगर कोई बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं ले रहा था, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, आपके बैंक स्टेटमेंट पे सैलरी नहीं दिख रही और आप एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हो मेरे पास. ठीक है. तो सेबी क्या समझेगी कि आप फॉर्जरी करके या फिर आप कुछ मैनिपुलेशन करके एक्सपीरियंस ट्रू. डॉक्यूमेंट लाके दे रहे हो. ट्रू. तो दैट देयर आई टेल कि नहीं, आप ऐसे एप्लीकेशंस डालो मत सेबी के पास. मतलब मैम तो वैसे इस हाँ, हिसाब से तो फिर मैम हमें प्रोफेशनल हेल्प लेना ही पड़ेगा अगर आर ए और आई के लाइसेंस के इट लिए इज अपने. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यस. वेरी इंपॉर्टेंट मुकेश. यस. अगर आप देखोगे, अगर आप जाकर के जस्ट आप रिसर्च भी करोगे ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर एक प्रोफेशनल के पास में आकर के हो रहे तो एप्लीकेशन जल्दी से रिजेक्ट नहीं होते. बिकॉज वो इतने टाइम से करते हैं, उनको सेबी की काइंड ऑफ मेंटालिटी पता चल गई है कि वो सेबी कैसे कैसे एक्ट करेगा. ट्रू. ट्रू. ऑल इन एंड राइट. आउट. समथिंग आर बियॉन्ड द रेगुलेशंस. ग्रेट. ग्रेट. दैट वंडरफुल. इज वाई एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस इज यस. इम्पोर्टेंट. यस. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. और मैम एक्चुअली मैं कहूँ तो मैम आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है आपके स्माइल से. ग्रेट. वंडरफुल. चलिए मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. हाउ कैन द एमसीए पोर्टल कंटिन्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम इन इंडिया? सीएमसीए हमारे लिए, कंपनीज के लिए तो करता धरता है. आप देखोगे तो right from the incorporation to taking a company to different heights, MCA has to be there. MCA में हम अगर incorporation नहीं, रिजर्वेशन भी डाल रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है एक बिजनेस को बनाने के लिए, वो भी हमारा एमसीए पे ही होता है. पूरा जो कंपनीज एक्ट है वो एमसीए के भरोसे चल रहा है. मतलब कि जितने भी हमारे रिपोर्टिंग्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो अगर अभी हमारा V3 पे जब हमारा शिफ्ट हुआ V2 से V3 पे, एंटायर जो हमारा इकोसिस्टम मैं बोलूंगी, द इंडस्ट्री, they are also suffering right now, and it's been quite some time now they are suffering because of it. Because क्या हो रहा है कि पोर्टल्स में हम फॉर्म फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ग्लिचेस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है. तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो भी कंपनीज के ग्रोथ है, फंडिंग अगर किसी की आ रही है तो वो पैसे नहीं, सैलरीज नहीं पे आउट कर पा रहे बिकॉज रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है. सो इसी से समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाता है हमको कि हमारा जो एमसीए है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अगर इट इज कि ये अगर बहुत स्मूथली काम कर रही है अगर है, तो कंपनीज की रनिंग जो है ना, जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है. अदरवाइज तो अगर कंपनी स्मूथली रन करे, रिपोर्टिंग टाइम पे हो रही है, तो फिर इट मीन्स कि आपकी पेनल्टी नहीं लग रही है, आपका लेट सबमिशंस नहीं हो रहा है. ठीक है. देन इट इज कि आपके स्पेशली अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ तो वैसे फंड क्रंच पे जीते बेचारे. ठीक है. अब इन्वेस्टर पैसे दे दिया है, अब अगर वो उसके बैंक अकाउंट पे पड़ा है और रूल्स ये कहता है कि आप पास थ्री, मतलब अगर आपने अलॉटमेंट का फॉर्म फाइल नहीं किया है तो आप पैसे यूज नहीं कर सकते हो, तो वो वर्चुअल मनी हो गया उसके लिए एक हिसाब से. तो अगर वो पोर्टल्स में हमारा रिपोर्टिंग वगैरह बहुत सही से फटाफट अगर हो जाता है तो फिर द स्मूथ फंक्शनिंग बिकम्स वेरी स्मूथ. तो वो इनएडवर्टेंटली इंडस्ट्री का ग्रोथ और सक्सेस या जो भी बोलो सब चीज के लिए काम आता है. तो एमसीए इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम एक जानते थे मैम, एमसीए मैम हमने ये डिस्कस ही नहीं किया, मैम एमसीए का मतलब क्या था, एक बार आप ये बता दो. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ग्रेट. अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं बिल्कुल कि जो भी कॉर्पोरेट के मैटर्स है वो सारे एमसीए है. मतलब एमसीए इज बेसिकली द रेगुलेटरी बॉडी फॉर अस. अगर आप बोलोगे कि मतलब सब कुछ एमसीए के थ्रू ही होता है. ग्रेट. ग्रेट. इनफैक्ट हमारा जो भी चेंजेस आना है, अपडेट्स आना है, सर्क्यूलर्स आना है, वो सब कुछ हमारे एमसीए पोर्टल से हमको मिलता है. तो फॉर अस एज अ सीएस, एमसीए पोर्टल इज आवर ब्रेड एंड बटर, आप बोल सकते हो.
कि वहीं से हमारा गुजारा चलता है, वहीं से सब कुछ होता है, so MCA is very important नहीं नहीं, for us. वंडरफुल 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 अंजलि मैम, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा मैम, Same here. कंक्लूजन यही निकला कि भैया अगर आप दायरे में रह के काम करोगे तो आपका सही है, अगर आप दायरे से बाहर जाओगे तो रडार में अगर आप आ गए तो Yes, आपको अनहोनी तो फिर होने से गए काम कोई नहीं से, बचा सकता, राइट? वो होके नहीं ही रोक रहेगा। सकता, नहीं रोक सकता। यस, और फिर हम सेबी को ब्लेम करते हैं कि सेबी ने हम पे ये डाल दिया। भाई अपनी भी तो मतलब होता है ना, अपने गिरबान में भी तो झांक लो कि आप क्या कर रहे ट्रू हो। ट्रू आप अगर गलत कर रहे हो तो फिर सेबी कैसे ट्रू। छोड़ेगी एक्चुअली आपके। मैम चक्कर ये है ना कि सेबी मैम कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है। जब तक कोई सेबी को उंगली नहीं करता तब तक सेबी आंख खोल के जाती नहीं है देखने के लिए, हाँ भाई ये बंदा ये कर रहा यस है वो यस, कर रहा क्यों है। करेगी, और लोग तब तक सेबी वो को उतना हल्के में वेला लेते थोड़ी हैं, बैठा है। लेकिन जब सेबी एक्शन यस, लेता है तो लोग घबरा के भाग जाते हाँ तब वो भागते हैं कि मतलब सेबी ने ये हो गया ये हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं ना कि सैट के पास चले जाते हैं, वो अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते हैं। आप पहले ही दायरे पे रह के काम हैं। करो ना, सेबी आपके पास क्यों आएगी। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट। और मैम सारांश ये है कि एट द एंड मैम कि जितने भी इन्वेस्टर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यार जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या जो प्रोफेशनल है वो आपको सही सलाह दे रहा हो सकता है पंप एंड डंप कर रहा हो, तो खुद का रिसर्च भी करें आप, एनालाइज करें, बहुत जरूरी है। एजुकेशन एम्पावर करें, पढ़ें समझें। हाँ आप गाइडेंस जरूर लें, लेकिन अपने सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें। यस मैम, एम आई राइट? राइट। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। वरना तो ये हो गया ना, आप जो बता रहे हो मतलब वो कैटल जैसा हो गया कि आप जैसे बता रहे हो वैसे मतलब गधे की जैसे मैं सर हिला के चल दे रहा हूँ। तो आपकी खुद की भी समझ होनी बहुत जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक हो खुद की समझ होनी बहुत जरूरी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल मैम। अंजलि यस, मैम थैंक यू वेरी मच मैम आपका समय देने के thank लिए। you so much, माय thank you प्लेजर। so much Mukesh for having me. I really loved the session and you really made it very very comfortable for me. Thank you so much. ओके थैंक यू मैम, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। एंड All मैम right, हम मैं okay, जरूर कोशिश same करूंगा here, मैम हम same दोनों here. कनेक्टेड रहें, और लोगों के लिए आने वाले समय में Definitely, कुछ चेंजेस होते हैं तो अगेन वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू द कम्युनिटी कि यार उनको सही गाइडेंस definitely, मिले यार, क्योंकि definitely, आई डोंट सी एनी चैनल कि definitely. जो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है राइट नॉलेज इन द राइट प्लेटफॉर्म, और हमारा मोटो ही यही That है। was the reason I was very interested also, Mukesh, because I don't see people, SEBI ke matters. I don't see a lot of professionals touching this areas, but it should be because investors. अभी हर इंसान जो है आपका as an investor आपका क्या है? You will be focusing on your trading, ट्रू। right? आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि you will be focusing on compliances. So somebody should be there to guide them in a proper way because वो फिर अपना काम करेंगे कि compliances ट्रू देखेंगे. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी So ट्रू, that is very important. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके मैम, थैंक यू मैम। प्लीज आप अपना All संडे right, एंजॉय thank you, करें thank you. प्लीज मैम, और डेफिनेटली Yes. आईपीएल मैच देखे, जिस टीम को भी आप सपोर्ट करें मैम, प्लीज हैव फन। थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स बीन मैं लवली टॉकिंग आईपीएल टू नहीं यू मैम। देखती हूँ, मुझे मेरे बच्चे को ले जाना है। आज छुट्टी, आज आज संडे है ना, तो मुझे एक्चुअली संडे खाली मिलता है टू स्पेंड माय टाइम विद माय प्लीज सन। प्लीज। सो अभी मैं उसको आज बाहर घुमाने लेके जाने वाली हूँ, अभी बाकी का दिन उसके लिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे मैम डेडिकेटेड टू हिम। क्लाइमेट कैसा है बैंगलोर का मैम, ठंडा है? अभी मैं मेरे होम टाउन में हूँ मुकेश। सो यहाँ पर वी आर एक्चुअली सीइंग 4 सीजन्स इन अ डे। रात को बारिश हो जाती है, सुबह ठंडी हो जाती है, दिन में गर्म हो जाती है वाओ। और फिर शाम को ठंडी हो जाती है। सो वो पूरा 4 सीजन्स चल रहा है यहाँ पर। ग्रेट बट ग्रेट बैंगलोर में अभी वेदर अच्छा है। ग्रेट मैम, वंडरफुल। थैंक यू मैम अंजलि मैम, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू मैम। Thank you थैंक so यू मैम, much. बाय Thank बाय, you so टेक much. केयर। Thank you so much. All right. Bye bye. Yeah. Tata. Bye bye.